अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेसन में हम एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये आईकेप के पास पेपर्स में से ऑटम 2024 का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के पेपर का। और इसका जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं तो ये स्पेसिफिक लेसन आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, इसमें मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कुछ चीज़ों को, कुछ की पॉइंट्स को, कुछ बातों को हाईलाइट और डिस्कस भी करूंगा। तो चलें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, एजोमैक्स लिमिटेड एएल इज अ कंपनी इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ होम अप्लायंसेस। बिलो आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रुपीज 100 ईच, 80 मिलियन रुपीज। देखिए 80 मिलियन का टोटल अमाउंट है और एक शेयर जो है ना उसकी पार वैल्यू 100 है। तो हम एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि अगर मैं 80 मिलियन को, मिलियन में 6 जीरोस होते हैं, एक शेयर की जो पार वैल्यू है जो कि 100 रुपये है उससे डिवाइड करूंगा। तो 80 0 0 0 0 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आता है 800,000। ये 800,000 मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, 80 मिलियन के शेयर्स थे, एक शेयर की वैल्यू अगर 100 है तो ये 800,000 शेयर्स हैं। 9% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में थोड़ा सा फर्क होता है। सच है इसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है वो पहले दिया जाता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बाद में दिया जाता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास जो है वो जनरली वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स शायद कभी किसी सर्कमस्टांसेस में हो, वरना नहीं होते हैं। अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पहले मिलता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। सबसे पहले तो लोन प्रोवाइडर्स को, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। 9% ये रेट ऑफ रिटर्न है जो इनको एनुअली आपने देना है। इररिडीमेबल का मतलब क्या है? देखें, दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। एक होते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब ये है कि कुछ सालों बाद कंपनी उसको रिडीम कर देगी, जिससे ये फंड्स ऑब्टेन करे थे उसको उसके पैसे वापस दे देगी और उसके प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल कर देगी। इरिडीमेबल का मतलब ये है कि परमानेंटली कंपनी के पास ये पैसा रहेगा। जब कंपनी ने ये पैसा लिया होगा तो डबल एंट्री हुई होगी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, पैसा कंपनी के पास आया, और प्रेफरेंस शेयर्स का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब यहां पर ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है और 9% का मतलब ये है कि मुझे इनको 9% का रिटर्न देना है। अर्निंग्स बिफोर टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है वो 150 की है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस होता है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स आती हैं उसमें से टैक्स माइनस होता है, और फिर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू आ जाती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है एल्स ऑर्डिनरी शेयर्स आर करेंटली ट्रेडिंग एट रुपीज 110 ईच। यानी कि जो शेयर्स है ना, जो ऑर्डिनरी शेयर्स है, उनकी मार्केट वैल्यू 110 है। ये याद रहे कि ऊपर जो आपको 100 दिया हुआ है ये उसकी पार या फेस वैल्यू है। पार या फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो यहां पर उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू 110 है। यानी कि मार्केट में अगर मैं, ये एक लिस्टेड कंपनी हो और मैं इसके शेयर खरीदने जाऊं तो मुझे 110 में ये शेयर मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक और कैलकुलेशन मैं कर लेता हूं। ऊपर मैंने कैलकुलेट किया कि कंपनी के 8 लाख शेयर्स हैं, और अगर 8 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की 110 रुपए की मार्केट वैल्यू है, तो इन सारे शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है ना वो कितनी है? 88 मिलियन की सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू है। 88 मिलियन की सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू है। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% है। यानी कि अगर ये जो माहौल, जो सिटी, जो कंट्री, जिस इलाके की, जहां की भी बात हो रही है, जिस पर ये सवाल डिपेंड करता है, वहां पर अगर कोई रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हासिल करना चाहे तो वो 7% कमा सकता है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जनरली गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उस पर मिलता है। यानी कि जब हम गवर्नमेंट को उधार देते हैं तो गवर्नमेंट हमें जो रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर रही है उसको हम जनरली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करते हैं कि किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी को मैंने पैसे दिए और वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को मैंने पैसे दिए और गवर्नमेंट बोले कि भाई हम पैसे खा गए, और या हमारे पास पैसे नहीं है, या हम अपने एसेट्स बेचकर आपसे लिए गया उधार आपको वापस नहीं कर सकते। कंपनीज में ये रिस्क एग्जिस्ट करता है।
कोई कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके एसेट्स बेचकर और फिर जो पैसे आ रहे हो उससे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पैसे वापस ना करे जा रहे हो, या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको वापस रिटर्न या पे ऑफ ना किया जा सकता हो। अलबत्ता गवर्नमेंट पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि वहां पर किसी किस्म का रिस्क नहीं है। एंड द एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट्स इज 11%। अच्छा देखिए, मार्केट का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, वो जनरली गवर्नमेंट के रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा होता है। ये एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होंगी, यानी कि आप गवर्नमेंट को पैसे दे सकते थे और आप बहुत सारी कंपनीज को भी उधार दे सकते थे या पैसे दे सकते थे या उनके ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज कर सकते थे। वहां पर बहुत सारी कंपनीज होंगी, कोई 8% रिटर्न दे रही है, कोई 9% दे रही है, कोई 10% दे रही है, कोई 11% दे रही है, कोई 12% दे रही है, कोई 13% दे रही है, लेकिन इसका जो एवरेज बन रहा है वो 11% बन रहा है। ठीक है जी। द हायर द रिस्क द मोर द रिटर्न, ये रूल आपने याद रखना है। कोई भी ऐसी कंपनी होगी जिसमें रिस्क ज्यादा होगा, वहां से आप रिटर्न भी ज्यादा डिमांड करेंगे। कोई ऐसी कंपनी होगी जहां पर रिस्क कम होगा, वहां से आप रिटर्न भी कम डिमांड करेंगे। गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई हम 7% रिटर्न देंगे, ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं पर रिस्क लेने से मेरा जो रिटर्न है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। एयर्स इक्विटी बीटा इज 1.1। दो तरह के बीटा होते हैं, एक होता है बीटा इक्विटी और एक होता है बीटा एसेट। एक होता है बीटा इक्विटी, एक होता है बीटा इक्विटी और एक होता है बीटा एसेट। बीटा एसेट एक नंबर है, एक डिजिट है, जो कंपनी के बिजनेस रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। बीटा इक्विटी एक नंबर है, एक डिजिट है, जो कंपनी के बिजनेस रिस्क को भी और फाइनेंशियल रिस्क को भी दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। बीटा एसेट एक नंबर है, एक डिजिट है, एक वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कंपनी के बिजनेस रिस्क को रिफ्लेक्ट करती है। बिजनेस रिस्क वो रिस्क होता है जो किसी बिजनेस में इनहेरेंट हो। बीटा इक्विटी एक डिजिट है, एक नंबर है, एक वैल्यू है, जो कंपनी के बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को हाईलाइट करता है। फाइनेंशियल रिस्क ये इस बात का रिस्क होता है कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हिस्सा मिलेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि लोन प्रोवाइडर्स को पहले इंटरेस्ट देना होगा, या अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो पहले लोन प्रोवाइडर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरह का रिस्क फाइनेंशियल रिस्क कहलाता है। बिजनेस रिस्क वो रिस्क होता है जो किसी कंपनी के ऑपरेशंस में इनबिल्ट हो। इस बीटा इक्विटी और बीटा एसेट पर मैं सेपरेट लेक्चर भी बना चुका हूं और इसको डिस्कस भी कर चुका हूं। अच्छा, द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35%, 35% का टैक्स रेट है। अच्छा, एक मॉडल हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एक मॉडल होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये कहता है कि अगर आपने किसी कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है तो वो होगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो 11% आपको सवाल में दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो 7% दिया हुआ है। अच्छा, कभी कभी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की जगह आपके सवाल में रिस्क प्रीमियम दिया हुआ होगा। इस सवाल में अगर रिस्क प्रीमियम की बात करेंगे वो 4% है। रिस्क प्रीमियम क्या होता है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न में और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के बीच का डिफरेंस होता है। यानी कि सवाल में ऐसा भी हो सकता था कि आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 11% नहीं दिया हुआ हो, बल्कि रिस्क प्रीमियम दिया हुआ हो जो कि 4% है। रिस्क प्रीमियम का मतलब यह कि मार्केट में एवरेज रिटर्न कितना ज्यादा डिमांड किया जाता है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट। यानी कि एक तो फॉर्मूला ये हो सकता है, दूसरा फॉर्मूला कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का हो सकता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई रिस्क प्रीमियम। तो हम ये कह सकते हैं कि रिस्क प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 11 माइनस 7 यानी कि 4%। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, जितना बीटा ज्यादा होगा, जितना बीटा ज्यादा होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर उतना ज्यादा होगा और उतना ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगा। बीटा कंपनी के रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, जितना बीटा ज्यादा होगा उतना रिस्क ज्यादा है, जितना बीटा ज्यादा होगा उतना बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम का आंसर ज्यादा होगा और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में उसकी वैल्यू ऐड होगी, तो उतना ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा डिमांड किया जा रहा होगा। अगेन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पर एक सेपरेट लेसन रिकॉर्डेड है। Proposals under consideration, कुछ proposals दिए हुए हैं। Air plans to expand its product line by setting up a new plant in खुशाब for manufacturing refrigerators। कंपनी अब कहीं और अपना कुछ सेटअप वेटअप लगा रही है और उस जगह का नाम है खुशाब और वहां पर रेफ्रिजरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स फाइनेंसिंग ऑफ ₹100 मिलियन फॉर 4 years। इसके लिए कंपनी को 100 मिलियन रुपीस की जरूरत है और 4 सालों के लिए जरूरत है। 4 सालों का ये प्रोजेक्ट होगा, 4 सालों के लिए मुझे 100 मिलियन रुपयों की जरूरत है। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू फाइनेंसिंग ऑप्शंस। कंपनी के पास दो फाइनेंसिंग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इशू 13% बॉन्ड्स। बॉन्ड्स इज अ टाइप ऑफ डेट।
टाइप ऑफ लोन। 13% बॉन्ड्स का मतलब ये है कि कहीं से मैं उधार ले लूं जिस पर मुझे सालाना 13% का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा हो, ऑफ ₹100 ईच एट पार, और हर बॉन्ड से मुझे 100 रुपए आए। तो अगर मुझे 100 मिलियन रुपीज चाहिए तो मुझे बहुत सारे बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे। अगर मुझे 100 मिलियन रुपीज चाहिए तो कितने बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे? 1 मिलियन बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है जी। बॉन्ड होल्डर्स कैन ईदर कन्वर्ट their bonds into ordinary shares at a ratio of 1 share for every 2 bonds, or redeem them at a premium, at a 15% premium at the end of the 4th year। जो बॉन्ड होल्डर होगा, बॉन्ड होल्डर वो बंदा होगा जो कंपनी को उधार दे रहा होगा, उसके पास ये ऑप्शन होगा कि चौथे साल के आखिर में या तो कंपनी का एक शेयर ले ले अपने हर 2 बॉन्ड्स को कैंसिल करवा कर, या फिर अपने पैसे 15% के प्रीमियम पर वापस ले ले। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, इसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। क्या कहते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो अपनी लाइफ के एंड में शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर बॉन्ड होल्डर चाहे तो। ये बात जरा आप एम्फेसाइज करना कि शेयर्स में कन्वर्ट करने की मर्जी, हक, राइट, ऑप्शन किसके पास होगा? बॉन्ड होल्डर के पास, कंपनी के पास नहीं। फिर लिखा हुआ है इशू, ऑप्शन नंबर 2 है इशू जीरो कूपन बॉन्ड्स एट ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। बॉन्ड होल्डर्स कैन ईदर कन्वर्ट ईच बॉन्ड इनटू वन ऑर्डिनरी शेयर और रिडीम देम एट द पार एट द एंड ऑफ 4th ईयर। जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं वो जिसमें हर साल इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा होता, बल्कि बॉन्ड को इशू किया जाता है और रिडीम किया जाता है, और इसके डिफरेंस पर जो बॉन्ड होल्डर होता है वो पैसे कमा रहा होता है। अब यहाँ पर 20% डिस्काउंट का मतलब ये है कि एक बॉन्ड के अगेंस्ट जो इन्वेस्टर है वो 80 रुपए देगा, लेकिन जब उसको वापस पैसे मिलेंगे तो वो 100 मिल रहे होंगे। इसकी मैं वर्किंग अभी आप लोगों के साथ करूंगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ईदर फाइनेंसिंग ऑप्शन विल इंक्रीज एएल्स इक्विटी बीटा टू 1.2। मैंने अभी इक्विटी बीटा डिस्कस किया। इक्विटी बीटा कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। अगर कंपनी में उधार ज्यादा हो जाएगा तो कंपनी का इक्विटी बीटा भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा हो रहा होगा। और यहां पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मैं उधार ले रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं जिसके जरिए उधार ले रहा हूं, ऑप्शन नंबर 2 में जीरो कूपन बॉन्ड्स है जिसके जरिए मैं उधार ले रहा हूं। अच्छा जी, आगे लिखते हैं एडिशनली द मार्केट वैल्यू ऑफ एएल शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% पर एनम। कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी मार्केट वैल्यू हर साल 5% से इंक्रीज हो रही होगी। रिक्वायरमेंट में लिखता है यूजिंग दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकमेंड विच ऑफ द टू फाइनेंसिंग ऑप्शन शुड एएल यूज फॉर द न्यू प्लांट। कंपनी जो है वो वैक की बेसिस पर आप बताएं कि क्या ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाए या ऑप्शन नंबर 2 के लिए जाए। तो हमें करना ये होगा कि हम ऑप्शन नंबर 1 के बाद भी वैक कैलकुलेट करेंगे, हम ऑप्शन नंबर 2 के बाद भी वैक यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, और जिस जगह का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की वर्किंग करते हैं, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की वर्किंग करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 के लिए अगर कंपनी जाए और ये देखें कि ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से कंपनी का वैक क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंपनी के पास 3 एलिमेंट्स होंगे। एक तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, एक प्रेफरेंस शेयर्स है, और एक कंपनी के पास जो है ना वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ रहे होंगे। वह कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी फाइनेंसेस होती हैं, उनकी हमें मार्केट वैल्यू चाहिए होती है, और उनको जो हम रिटर्न प्रोवाइड करें यानी कि जो हमारी उनके अगेंस्ट जो कॉस्ट है वो हमें चाहिए होती है। अगर हमें ये 6 वैल्यूज मिल गई, अगर हमें ये 6 वैल्यूज मिल गई, ऑर्डिनरी शेयर्स की मार्केट वैल्यू और इनको जो रिटर्न देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू और इनको जो रिटर्न देना है, और ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है उनकी मार्केट वैल्यू और उनको जो रिटर्न देना है, ये 6 चीजें मिल गई तो वैक आराम से कैलकुलेट हो सकता है। अब इसमें जो पहली जो चीज है ना, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, देखें दोनों ऑप्शंस में जो चेंज आ रहा है ना वो लोन पर आ रहा है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स तो ऑप्शन नंबर 1 में भी है और ऑप्शन नंबर 2 में भी है। तो हम इस टेबल की कुछ वैल्यूज तो लिख सकते हैं। देखिए जी, वैक कैलकुलेट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट वैल्यूज यूज होती हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है उसकी मार्केट वैल्यू 88 मिलियन है, या आपने अभी मेरे साथ कैलकुलेट करी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 88 मिलियन। ठीक है जी, ये 88 मिलियन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। अच्छा, क्या सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को जो रिटर्न देना है यानी कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, यानी कि जो कंपनसेशन वो मांग रहे हैं वो हमारे पास है? हाँ है। अच्छा जी, उसको कैसे कैलकुलेट करना है? उसको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के जरिए कैलकुलेट करना है। हमारे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, हमारे पास मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है,
हमारे पास बीटा इक्विटी है। सर क्या बीटा इक्विटी 1.1 इस्तेमाल होगा? क्या 1.1 का बीटा इक्विटी इस्तेमाल करें? नहीं। देखिए, जब आप कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को इशू कर देंगे, जब आप ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से पैसे हासिल कर लेंगे बॉन्ड्स को इशू कर कर, तो सवाल में लिखा हुआ है कि होगा ये कि आपका इक्विटी बीटा 1.2 हो जाएगा। इसका मतलब आपने 1.2 का इक्विटी बीटा जो है वो इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई करता हूं, अगर मैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई करता हूं, तो मेरे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस इक्विटी बीटा जो कि 1.2 होगा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। 11 में से 7 निकाला, 4 बचा, 4 इंटू 1.2 4.8 आता है, 4.8 प्लस 7 11.8 आ रहा है। यह आ रहा है 11.8%, यह आ रहा है 11.8%। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनको जो मुझे कॉस्ट प्रोवाइड करनी है, रिटर्न प्रोवाइड करना है, वो 11.8% के हिसाब से करना पड़ रहा होगा। ठीक है जी, ये एक चीज हो गई। प्रेफरेंस शेयर्स पर आते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मैंने कितने पैसे लिए हुए हैं? सर 30 मिलियन रुपए लिए हुए हैं आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से 30 मिलियन रुपए लिए हुए हैं और उनको रिटर्न कितना देना है? उनको 9% का रिटर्न देना है। ये सवाल में डायरेक्टली एज इट इज मेंशन्ड है, लिखा हुआ है 9% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 9% का रिटर्न देना है, तो 9% इधर डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दिया। तो कुछ लोग हैं जिनसे 88 मिलियन रुपीस की मार्केट वैल्यू टर्म्स में पैसे लिए हुए हैं, उनको 11.8% रिटर्न देना है। कुछ लोग हैं जिनसे 30 मिलियन रुपए लिए हुए हैं, जिनको 9% रिटर्न देना है। अब आ जाए ना कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वाले। अच्छा जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट लेसन भी बनाया है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस करना पड़ेगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए हमें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू भी निकालनी है, और हमें जो है वो इसका जो कॉस्ट ऑफ डेट है जिसको हम केडी कहते हैं, यानी कि मुझे जो इनको रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ रहा है वो भी निकालना है। सबसे पहले कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में ये देखा जाता है कि क्या बॉन्ड शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, क्या बॉन्ड शेयर में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहला काम ये करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था इशू 13% बॉन्ड्स एट ऑफ ₹100 ईच एट पार यानी कि मैं जो है वो बॉन्ड्स इशू करूं। बॉन्ड्स इशू करने का मतलब ये है कि एक डॉक्यूमेंट किसी मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को दिया और उससे 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए ले लिए। Bondholders can either convert their bonds into ordinary shares at a ratio of 1 share for every 2 bonds. बॉन्ड होल्डर को मैं ये बोलूंगा कि जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो या तो आप अपने 2 बॉन्ड्स हमें देकर एक कंपनी का शेयर ले लीजिएगा, या फिर और रिडीम देम एट अ प्रीमियम एट अ 15% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, या फिर चौथे साल के आखिर में 15% प्रीमियम के हिसाब से। यानी कि अगर आपने 100 का उधार दिया था तो 115 रुपए ले लीजिएगा। तो सबसे पहले देखें कि बॉन्ड होल्डर्स के पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे, बॉन्ड होल्डर क्या सोचेगा। एज्यूम कर लें आप एक बॉन्ड होल्डर है, एज्यूम कर लें आपके पास एक बॉन्ड है, एज्यूम कर लें आपके पास एक बॉन्ड है, ठीक है। एज्यूम कर लें कि आपके पास एक बॉन्ड है। देखें, आपने कंपनी को 100 रुपए दिए, कंपनी आपको एक ऑप्शन दे रही है कि चौथा साल जब खत्म हो जाए, जब 4th ईयर खत्म हो जाए, जब चौथा साल खत्म हो जाए तो 15% प्रीमियम ले लीजिएगा। यानी कि अगर आपने 100 रुपए का उधार दिया था तो आप हमसे 100 प्लस 100 का 15% यानी कि 115 रुपये ले लीजिएगा। या फिर कंपनी ये बोल रही है कि आप अपना बॉन्ड दे दीजिएगा। अगर आपके पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड देकर कंपनी का एक शेयर ले लीजिएगा। अच्छा, 2 बॉन्ड्स के अगेंस्ट एक शेयर मिल रहा है, तो एक बॉन्ड के अगेंस्ट आधा शेयर वाना। देखिए, 2 बॉन्ड देना एक शेयर लेना, 2 बॉन्ड देना एक शेयर लेना, या 4 बॉन्ड देना 2 शेयर लेना, एक बॉन्ड के अगेंस्ट आधा शेयर मिल रहा है। अभी हम एक बॉन्ड के हिसाब से हिसाब किताब कर रहे हैं। इसका मतलब मैं एक बॉन्ड दूंगा तो आधा शेयर मिलेगा। सर आधा शेयर तो कंपनी का मिलता ही नहीं है। हम 2 बॉन्ड्स के हिसाब से भी ये हिसाब किताब कर सकते थे, लेकिन हम पर बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम पर बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम एक बॉन्ड के हिसाब से कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड होल्डर जो है वो या तो 115 रुपए ले ले या फिर कंपनी के कितने एक शेयर ले ले। अच्छा, अब अगर आप बॉन्ड होल्डर हैं तो आप क्या करेंगे? सर मैं ज्यादा वाली वैल्यू लूंगा। अगर एक शेयर की चौथे साल के आखिर की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैं बोलूंगा शेयर दे दो। अगर 115 ज्यादा होंगे तो मैं बोलूंगा 115 दे दो। देखें, आज एक शेयर कितने का है? आज एक शेयर है 110 रुपए का, आज एक शेयर है 110 रुपए का, लिखा हुआ है। ये जो चीज होगी यानी कि आप अपने बॉन्ड दोगे और शेयर्स दोगे चौथे साल के आखिर में होगी। कन्वर्टेबल बॉन्ड पे मैंने एक सेपरेट लेसन भी बनाया है। अच्छा, यहां पर एक चीज लिखी हुई थी, एडिशनली द मार्केट वैल्यू ऑफ एएल शेयर्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% पर एनम।
आज एक शेयर की वैल्यू 110 है, हर साल 5% से इंक्रीज होगी, तो 4 साल बाद कितनी होगी? 1+5% पावर 4, 1+5% पावर 4 से इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब 133.7, 133.7। अब गौर से इस बात को सुनिएगा, उसने ये कहा कि 4 साल बाद, 4 साल बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा, अगर आप बॉन्ड होल्डर हैं, या तो हर बॉन्ड के अगेंस्ट 115 ले लें। अच्छा, ये एक बॉन्ड के अगेंस्ट 115 ले लें, तो चलें दो बॉन्ड के अगेंस्ट क्या ले लें? आप यूं कर लें हिसाब, दो बॉन्ड के अगेंस्ट क्या मिलेंगे? 115 इंटू दो बॉन्ड में कंपनी को वापस दूंगा और कंपनी मुझे 230 रुपए देगी। या फिर हर दो बॉन्ड के अगेंस्ट एक शेयर ले लें, या फिर दो बॉन्ड्स के अगेंस्ट एक शेयर ले लें, उस एक शेयर की वैल्यू क्या होगी? उस एक शेयर की वैल्यू 133.7 होगी। तो आप खुद बताएं मैं क्या करूं? हाँ, अगर लेट से मेरे पास दो बॉन्ड्स हैं, अगर लेट से मेरे पास दो बॉन्ड्स हैं, मैं चौथे साल के आखिर में कंपनी गया, कंपनी जाकर बोला कि यार ये दोनों बॉन्ड्स की 4 साल की मुद्दत पूरी हो गई है, मेरे पैसे दें। कंपनी ने बोला ठीक है, एक बॉन्ड के अगेंस्ट 115, तो दो बॉन्ड्स के अगेंस्ट 230, ये लें 230 रुपए। ये एक ऑप्शन है मेरे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंपनी को मैं बोलूं ये लें दो बॉन्ड्स, और आप मुझे जो है इसके अगेंस्ट शेयर दे दें कंपनी का, कैश ना दें। तो जब कंपनी शेयर देगी तो कंपनी का मैं शेयर होल्डर बन जाऊंगा। बहरहाल उस शेयर की मार्केट में जो औकात, हैसियत, इज्जत, वैल्यू चल रही है वो 133.7 है। तो अगर मेरे पास कंपनी के दो शेयर्स होते हैं ना, अगर मेरे पास कंपनी के दो शेयर्स होते हैं ना, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, दो बॉन्ड्स होते हैं मेरे पास, अगर कंपनी के दो बॉन्ड्स होते हैं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि चौथे साल के आखिर में कंपनी के एक शेयर ले लूं। उस एक शेयर की वैल्यू, औकात, इज्जत इस 230 रुपयों से कम है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो दो बॉन्ड्स देकर 230 रुपए लेने चाहिए, दो बॉन्ड देकर 133.7 का शेयर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू कम बन रही है। तो इसका मतलब हर शेयर होल्डर, हर हर बॉन्ड होल्डर जब 4 साल पूरे हो जाएंगे, तो हर एक बॉन्ड के अगेंस्ट 115 रुपए कंपनी से ले लेगा। ठीक है जी, 115 रुपए ले लेगा। या तो इस तरह से कंपैरिजन कर लो कि भाई दो बॉन्ड्स के अगेंस्ट कैश कितना आ रहा है, दो बॉन्ड्स के अगेंस्ट जो शेयर आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। या फिर आप पर बॉन्ड वैल्यूएशन कर लो। पर बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे होगी? ये 133.7 का शेयर मिल रहा है, 133.7 का एक शेयर मिल रहा है दो बॉन्ड्स देकर। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हर बॉन्ड के अगेंस्ट 133.7 डिवाइडेड बाई टू, 66.85 का शेयर होल्डिंग का अमाउंट हासिल हो रहा है। बात समझ में आई? तो भाई यहां पर सबसे पहले तो हमने ये फैसला कर लिया कि जो बॉन्ड होल्डर होगा ना, वो बॉन्ड होल्डर क्या करेगा? वो बॉन्ड होल्डर कंपनी का शेयर नहीं लेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, बल्कि उसको रिडेम्पशन करवाएगा प्रीमियम पर, जो कि 115 रुपए वाली वैल्यू थी। अच्छा जी, अब हम जरा इसके कैश फ्लो ड्राफ्ट करते हैं। अगर हम इसके कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर लें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बॉन्ड होल्डर लेट से, तो बॉन्ड होल्डर ने आज 100 रुपए दिए, ये ईयर नंबर 0 है। बॉन्ड होल्डर ने आज 100 रुपए कंपनी को दिए, उसकी जेब से 100 रुपए गए, उसकी जेब से 100 रुपए गए, उसकी जेब से 100 रुपए गए। ठीक है। और उसको बदले में पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, हर साल इंटरेस्ट मिल रहा होगा। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, हर साल इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अच्छा, हम क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, और हमें पता है कि वैक में हमें पोस्ट टैक्स अमाउंट चाहिए होता है, पोस्ट टैक्स अमाउंट चाहिए होता है, हम कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए भाई, 13% का रेट है, 100 इंटू 13% क्या होता है? 100 इंटू 13% 13 होता है। टैक्स कितना है? टैक्स है 35%। अगर टैक्स है 35%, अगर टैक्स का रेट है 35%, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी पोस्ट टैक्स कॉस्ट जो होगी ना, वो होगी, इसको 0.65 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8.45, 8.45। ठीक है जी। और चौथे साल क्या होगा? चौथे साल ये होगा कि हर जो बॉन्ड होल्डर है ना, वो कंपनी से 115 रुपए कैश ले लेगा। अच्छा, जरा इसको थोड़ा सा और मैं समझा देता हूं। देखिए, आप अगर एक कंपनी है ना, आप अगर एक कंपनी है और एक बॉन्ड होल्डर है, तो ईयर 0 पर क्या हुआ है? 100 रुपए बॉन्ड होल्डर ने कंपनी को दिए हैं। ठीक है, 100 रुपए बॉन्ड होल्डर ने कंपनी को दिए हैं। बॉन्ड होल्डर के लिए आउटफ्लो है, कंपनी के लिए इनफ्लो है। फिर यह नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसमें कंपनी इंटरेस्ट देगी। कंपनी इंटरेस्ट देगी, किसको देगी? बॉन्ड होल्डर को देगी। 100 का 13% कितना बनता है? 100 का 13% कितना बनता है? 100 का 13% 13 बनता है। हर साल कंपनी 13 रुपए बॉन्ड होल्डर को देगी, 13 रुपए, 13 रुपए, 13 रुपए, 13 रुपए।
लेकिन हम 8.45 क्यों ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपने पिछली किसी वीडियो में ये पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट का एक्सपेंस टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस होता है। जब कंपनी 13 रुपए का किसी को इंटरेस्ट का एक्सपेंस देती है तो उसका नजर तो यूं आ रहा है कि 13 रुपए का खर्चा हो रहा है, अलबत्ता उससे कम खर्चा हो रहा होता है, इसलिए क्योंकि उसको टैक्स की सेविंग हो रही होती है। तो नेट ऑफ कॉस्ट जो आपको अमाउंट बन रही है ना, वो 8.45 बन रही है। आप 13 को मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से। टैक्स रेट है 35%। और फिर आखिरी दिन क्या होगा? आखिरी दिन कंपनी 115 जो है वो यहाँ से 115 जो है वो बॉन्ड होल्डर को देगी जब वो रिडेम्पशन करवाएगी बॉन्ड्स की। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पर सेपरेट वीडियो मौजूद है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पर सेपरेट वीडियो मौजूद है, इस बहस पर के पोस्ट ऑफ टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है इस पर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है। मैं फिर भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, कंपनी है उसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 100 रुपए, इसका कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं है, तो इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा वो भी 100 रुपए होगा। एज्यूम कर लें कि इसको टैक्स देना है 35%, तो 35 रुपए ये टैक्स देगी, और इसको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा वो 65 होगा। अब एक कंपनी है कि जिसने सारी चीजें सेम है, उसका पीबीआईटी 100 रुपए ही है, लेकिन उसने लेट से 20 रुपए कोई लोन वोन लिया हुआ है जिसपे 20 रुपए का इंटरेस्ट दिया। जब उसने 20 रुपए का इंटरेस्ट दिया तो उसका पीबीटी 80 है। जब उसने 80 रुपए पीबीटी दिया और 35% का टैक्स रेट है, तो अब 100 पर 35% टैक्स नहीं लगेगा, 80 पर 35% टैक्स लगेगा, जो कि 28 रुपए है। तो उसके हाथ में नेट बचेंगे क्या? 80 माइनस 28 रुपए, यानी कि 52 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि जब इंटरेस्ट का एक्सपेंस 0 से 20 पर गया, जब इंटरेस्ट का एक्सपेंस 20 रुपए से इंक्रीज हुआ, तो टैक्स का एक्सपेंस भी 7 रुपए से कम हो गया। टैक्स का एक्सपेंस 7 रुपए से कम हो गया। यानी कि जो नेट इम्पैक्ट आया वो ये आया कि 65 वाली वैल्यू, 65 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 52 पर, यानी कि 13 पर गया। इसका मतलब, समझाने का मतलब ये है कि जब 20 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, तो मेरा जो नीचे फुटिंग है वो 20 से कम नहीं हुई है। 20 रुपए का इंटरेस्ट पे करने की वजह से मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या जो फाइनल वैल्यू है वो 65 से 45 पर नहीं आई, बल्कि जब इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज हो रहा होता है बुक्स में, तो टैक्स का एक्सपेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि टैक्स की परसेंटेज पीबीटी पर लगती है। अब अगर आपका पीबीटी 20 रुपए से कम हो गया तो आपसे टैक्स वाला भी कम टैक्स ले रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 20 रुपए का जो आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस था, उसके अगेंस्ट आपकी जो नेट कॉस्ट थी वो 1 माइनस टैक्स रेट, 35% का हमने टैक्स रेट एज्यूम किया, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 35%, यानी कि 13 रुपए आ रहा है। बात समझ रहे हैं? आप दे तो 20 रुपए इंटरेस्ट एक्सपेंस रहे हैं, लेकिन आपकी नेट कॉस्ट 13 रुपए बन रही है। इस पे मैंने सेपरेट एक लेसन भी रिकॉर्ड किया हुआ है। खैर, वापस से आ जाते हैं। तो ये कुछ कैश फ्लोज मैंने ड्राफ्ट किए। अच्छा, अब ये आपके पास कैश फ्लोज हैं इस बॉन्ड से रेलेवेंट, ठीक है ना? और अब हमें ये पता है कि केडी या कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है ना, किसी भी बॉन्ड का केडी कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है वो उस बॉन्ड का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, आईआरआर होता है। तो हमें इन कैश फ्लोज की बेसिस पर आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है। आईआरआर ढूंढने के लिए हम कोई भी एक डिस्काउंटिंग का रेट एज्यूम कर लेते हैं। लेट से हम डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं 10% के हिसाब से। डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं 10% के हिसाब से। पहला वाला तो 1 होगा, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज ये -100 ही आएगी। अच्छा, उसके बाद ये जो 8.45 है ना, ये ईयर 1 पर भी है, ईयर 2 पर भी है, ईयर 3 पर भी है, ईयर 4 पर भी है, यानी कि 4 बार है। यानी कि आपने एनवीटी का इस्तेमाल करना होगा। एनवीटी को सेपरेट लेसन में डिस्कस किया गया है। एनवीटी का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि हर साल अमाउंट सेम हो तो हम किस तरह से डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इन चारों सालों के डिस्काउंट फैक्टर 1 + 10% पावर -4 डिवाइडेड बाई 10% से कैलकुलेट हो सकता है। सर अगर ये मुश्किल लगे तो कुछ और है, हाँ एक और वर्किंग भी है, वो भी मैं अभी कर देता हूँ। ये आपके पास आ रहा है 3.169, ठीक है जी, ये आ रहा है 3.169। और फिर ये चौथे साल का डिस्काउंट फैक्टर 1/1.1 की पावर 4, यानी कि ये 0.683 आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, 8.45 मल्टीप्लाइड बाई 3.169, ये आता है 26.77। और 115 मल्टीप्लाइड बाई 0.683, ये आता है 78.55। और इसको अगर हम नेट कर देते हैं तो 26.77 प्लस 78.55 माइनस 100, ये बन जाता है 5.32। ये बन जाता है 5.32। अच्छा, अब यहां पर जो है ना,
दो बातें सर, 10% कैसे आया? आप जो है ना इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जो आपका ये 13% का रेट है ना, जो कोपॉन रेट है जिस हिसाब से इंटरेस्ट देना है, उसके आसपास का कोई भी जो है वो परसेंटेज का अमाउंट जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। 13% अगर कोपॉन रेट लिखा हुआ है, 15% ले लें, 10% ले लें, 11% ले लें और एक वर्किंग कर लें इस तरह की, ठीक है। दूसरा सवाल ये कि सर क्या इसकी कोई ऑल्टरनेटिव वर्किंग है? हाँ, यूं भी थी कि यार 0, 1, 2, 3 और 4 इतनी लंबी मैं वर्किंग करूं, अगर किसी को एनवीटी वाली बात समझ नहीं आती, यहाँ पर -100 लिखूं, यहाँ पर 8.45 लिखूं ईयर 1 वाले, 8.45 लिखूं ईयर 2 वाले, 8.45 लिखूं ईयर 3 वाले, और यहाँ पर 8.45 इंटरेस्ट वाले और 115 रिडेम्पशन वाले, यानी कि 123.45 लिखूं। यहाँ पर मैं 123.45 लिखूं। फिर मैं हर साल के डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करूं, ये 1 है, ये 0.683 है, और ये बीच में आ जाएगा 1/1.1, 0.909, 0.909, फिर होगा अगला 0.826, फिर उससे अगला अल्लाह भला करे आपका होगा 1/1 की पावर 3, यानी कि 0.751, 0.751। फिर आप प्रेजेंट वैल्यूज निकालें, ये -100 होगा, 8.45 इंटू 0.909 जो है वो 7.68 बनेगा। उसके बाद फिर 8.45 इंटू 0.826 जो है वो 6.9998 बनेगा। उसके बाद 8.45 इंटू 0.751 जो है वो 6.35 बनेगा। उसके बाद 123.45 इंटू 0.683 ये 84.32 बनेगा, 84.32 बनेगा। इसको ऐडअप करेंगे, 7.68 प्लस 6.98 प्लस 6.35 प्लस 84.32 माइनस 100, ये भी 5.33 बन रहा होगा। इस तरह से कर लें। मैंने क्या किया है, मुझे पता था कि ईयर 1, 2, 3, 4 चारों सालों का 8.45 का अमाउंट तो है ही, तो मैंने 1, 2, 3 और इसका एक हिस्सा 4, इन चारों को ऊपर मर्ज कर दिया, दोनों वैलिड है। अच्छा, ये जो 3.169 है ना, अगर आप ये नंबर 1, 2, 3 और 4 के डिस्काउंट फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो भी यही बनेगा, इसको हम एनवीटी फैक्टर कहते हैं, और इसकी मजीद डिटेल जो है वो दूसरे वीडियो लेसन में भी है। तो दोनों वर्किंग्स वैलिड हैं। बहरहाल एक हमने रेट यूज किया और उसके अगेंस्ट एक प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब एक और रेट यूज करेंगे, मिसाल के तौर पर 15% का रेट यूज कर लेते हैं। तो मैं जो है वो अगर सेम कैश फ्लोज हैं, छोटी वाली वर्किंग कर लेता हूँ, आप बड़ी वाली इसमें भी कर सकते हैं। -100, 8.45 और 115, और मैं डिस्काउंट फैक्टर्स अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ 15% के हिसाब से, तो ये 1 आएगा, ठीक है ना। अगला होगा 1 - 1 प्लस 15% पावर -4 डिवाइडेड बाई 15%, यानी कि ये आ जाएगा 1.15 पावर -4, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.15, ठीक है जी। ये आता है, अल्लाह भला करे आपका 2.855, 2.855, और फिर आखिरी होगा 1/1.15 पावर 4, यह आता है 0.571, 0.571। फिर ये -100 होगा, 8.45 इंटू 2.855, ये 24.12 होगा। उसके बाद फिर 0.571 इंटू 115, ये 65.67 होगा। उसके बाद फिर इन सबको अगर ऐड करते हैं तो 24.12 प्लस 65.67 माइनस 100, यह आ रहा है नेगेटिव का 10.21, यह आ रहा है नेगेटिव का 10.21, ठीक है जी। अच्छा, अब हम अपना IRR कैलकुलेट करते हैं। IRR इज इक्वल्स टू A% प्लस NPVA डिवाइडेड बाई NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%। तो ये आ जाता है आपका 10.21 प्लस 5.32, फिर 5.32 डिवाइडेड बाई आंसर मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 10, ये आ रहा है कोई 11.71%, ठीक है जी। IRR जो आ रहा है ना, IRR जो आ रहा है वो आ रहा है 11.71%। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आ रहा है वो 7.1% आ रहा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 7.1% का मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक कन्वर्टेबल बॉन्ड का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 11.71% है।
एक और बात यहां पर हाईलाइट कर दूं, ये जो हमने यहां पर एंड में 115 लिया है ना, अगर वो शेयर वाली वैल्यू ज्यादा होती ना, अगर वो जो शेयर्स वाली जो वैल्यू हमने कंपैरिजन किया था वो ज्यादा होती तो वो यहां पर वो आती। तो अब ये 11.71 है, 11.71 ये हो गया, तो यहां पर अब आपके पास ये आ गया 11.71%। ठीक है, और ये पोस्ट टैक्स है, तो अब हमें 1 माइनस टैक्स रेट से अप्लाई नहीं करना वैक के फॉर्मूले में, हमने ऑलरेडी इसको पोस्ट टैक्स ही लिया है। और ये अमाउंट कितनी है, ये अमाउंट 100 मिलियन है। क्यों, लिखा हुआ था ना सवाल में 100 मिलियन रेस करना है, तो 100 मिलियन रेस करे होंगे कॉस्ट ऑफ डेट के जरिए। अब वैक के मुख्तलिफ तरह के फॉर्मूले हैं, एक तो ये कि आप हर चीज़ की कॉस्ट निकाल लो। मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेता हूँ, 88 मिलियन इंटू 11.8% प्लस 30 मिलियन इंटू 9% प्लस 100 मिलियन इंटू 11.71%, 11.71% डिवाइडेड बाई 88 प्लस 30 प्लस 100। ठीक है जी, तो कितना आता है भाई, 88 इंटू 0.118 प्लस 30 इंटू 0.09 प्लस 100 इंटू 0.1171 डिवाइडेड बाई, नीचे आ रहा है 88, 30 और 100 का सम, यानी कि ये बन रहा है 11.37%। हमारा जो आंसर बन रहा है वो 11.37% बन रहा है इस स्पेसिफिक ऑप्शन के हिसाब से। ये था ऑप्शन नंबर 1। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। ऑप्शन नंबर 2 में क्या था, ऑप्शन नंबर 2 में था इशू 0% कूपन बॉन्ड्स ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20। इशुएंस का मतलब ये कि 100 वाला बॉन्ड दिया गया जिसके ऊपर पार वैल्यू, फेस वैल्यू, ऊपर जो टॉप पर वैल्यू लिखी हुई थी वो 100 थी, लेकिन हासिल करे 80। डिस्काउंट पर इशुएंस का मतलब ये होता है कि आप बॉन्ड होल्डर से पैसे कम लेते हो। बॉन्ड होल्डर को 100 वाली चीज दी, लेकिन बोला 80 का उधार दे दो। चीज पर 100 लिखे हुए थे, उधार लिया 80 का। ठीक है, बॉन्ड होल्डर्स कैन ईदर कन्वर्ट ईच बॉन्ड इनटू वन ऑर्डिनरी शेयर। बॉन्ड होल्डर जो है वो चौथे साल के आखिर में या तो एक शेयर ले सकता है, और रिडीम देम एट पार एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, या फिर पार वैल्यू पर रिडेम्पशन करवा सकता है। पार वैल्यू का मतलब है फेस वैल्यू, यानी कि 100 रुपए जो है उस पर या तो रिडेम्पशन करवा ले, यानी कि बॉन्ड होल्डर को ये कहा गया कि चौथे साल के आखिर में या तो 100 रुपए ले लेना या कंपनी का एक शेयर ले लेना, और कंपनी के एक शेयर की वैल्यू हमने 133.7 कैलकुलेट करी थी। अब बताओ इस केस में बॉन्ड होल्डर क्या करेगा। सर इस केस में बॉन्ड होल्डर 133.7 का एक शेयर लेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो शेयर लेना जो है वो ज्यादा बेहतर चीज है। तो इस केस में हमारे पास इसके जो कैश फ्लोज बनेंगे ऑप्शन नंबर टू के जो कैश फ्लोज बनेंगे, अगेन ईयर जीरो है। ठीक है, ईयर जीरो पर इशुएंस हुई है, और ईयर जीरो पर जो इशुएंस हुई है सर उसके हिसाब से क्या हुआ है, उसके हिसाब से ये हुआ है कि बॉन्ड होल्डर ने कंपनी को 80 रुपए दिए। अच्छा, जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है ना, जीरो कूपन बॉन्ड होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इसकी थ्योरी के नोट्स भी अवेलेबल है सर, ये जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड जब हम इशू करते हैं, तो जीरो कूपन बॉन्ड के केस में याद रखिएगा, जीरो बॉन्ड के कूपन के केस में याद रखिएगा, इट इज अ जीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि सालाना कोई रिटर्न इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऊपर यहाँ पर 13% बॉन्ड्स थे, यानी कि ये जो ईयर 1 2 3 4 वाली वैल्यू आ रही थी ये नहीं होगी। हर साल कंपनी बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दे रही होगी। तो सर फिर ऐसा लोन जो है वो मैं दूं ही क्यों कंपनी को, मैं अगर बॉन्ड होल्डर हूं मैं कंपनी को उधार क्यों दूं अगर कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे रही। बेटा इसलिए उधार दो क्योंकि कंपनी बोल रही है ये 100 वाली चीज रखो और सिर्फ 80 रुपए दो। यानी कि यहां पर जो लार्जली बेनिफिट होता है ना वो रिडेम्पशन पर होता है। आप देते 80 रुपए हो, वापस लोगे 100 रुपए, तो इसका मतलब सालाना 1 2 3 4 में इंटरेस्ट तो नहीं कमाओगे, लेकिन रिडेम्पशन बहुत ज्यादा वैल्यू पर हो रही होगी। तो यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर कंपनी ने 80 रुपए जो है वो बॉन्ड होल्डर से लिए, और चौथे साल बॉन्ड होल्डर को 133.71 का शेयर देना पड़ रहा है। 133.7 का कंपनी को शेयर देना पड़ रहा है। अगेन ये आपके कैश फ्लोज हो गए। अच्छा, ये 133.7 शेयर की वैल्यू ज्यादा थी, तो इसीलिए जो बॉन्ड होल्डर होगा उसने शेयर सेलेक्ट किया होगा। लेकिन अगर इसकी रिडेम्पशन की वैल्यू ज्यादा होती, मिसाल के तौर पे कंपनी बोलती कि चौथे साल के आखिर में या तो आप 133.7 का जो शेयर बनता है वो ले लो, या फिर हमसे 150 रुपए ले लो, तो फिर 150 लिखता है। तो बहरहाल यहाँ पर 133.7 है, और अब हम वापस से डिस्काउंट फैक्टर्स यूज कर लेते हैं। अच्छा सर, इसका जो आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है, तो आप कोई भी अगेन डिस्काउंट फैक्टर जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं जो है वो डिस्काउंट फैक्टर लेट्स एज्यूम
कि मैं जो है वो 10% का इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो ये 1 बनेगा, और 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 4, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 4, ये 0.683 बनेगा। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं, ये -80 है, और ये 133.7 इंटू 0.683, ये आ रहा है 91.32, 91.32। तो ये नेट कितना बना, 91.32 माइनस 80, ये बन गया 11.32, 11.32 का अमाउंट बन रहा है। कितने परसेंट पर, 10% पर। अच्छा जी, कोई और परसेंटेज ले लेते हैं, 15% ले लेते हैं। एक -80 है, एक 133.7 है, और अब डिस्काउंट फैक्टर्स ले लेते हैं 15% के हिसाब से। ईयर 0 का 1 होगा, और ईयर नंबर 4 का 1 डिवाइडेड बाई 1.15 की पावर 4। ठीक है, 0.572 होगा, 0.572 होगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, -80 बनेगा, और 133.7 को जब 0.572 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 76.47, 76.48 बन रहा। नेट ऑफ करते हैं इसको, इसमें से 80 माइनस हुआ, -3.52 बन रहा है, -3.52 बन रहा है। IRR इज इक्वल्स टू A% प्लस NPVA डिवाइडेड बाई NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 11.32 प्लस 3.52, 11.32 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 5 प्लस 10, 13.8 आंसर बन रहा है। तकरीबन 13.8% आपका यहाँ पर ये वाला आंसर बन रहा है। ठीक है जी। हाँ, अब जब ये 13.8% बन गया, जब ये 13.8% बन गया, जब ये 13.8% बन गया, तो हम अपनी फाइनल वर्किंग कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फाइनल वर्किंग में थोड़ा सा समराइज कर दूं। ठीक है, 88 मिलियन हमारे पास एक थे, 30 मिलियन एक थे, और ये 100 मिलियन एक है। इस 100 मिलियन की जो कॉस्ट बन रही है वो कितनी है, 13.8%। सही है। अच्छा, बाकी 88 और 30 की कॉस्ट क्या थी यार, 88 और 30 की कॉस्ट कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। 88 और 30 की कॉस्ट 11.8 और 9% थी, 11.8 और 9% थी, 11.8 और 9% थी, और नीचे इन तीनों का टोटल यानी कि 80, 30 और 100 तीनों का टोटल आएगा। तो देख लेते हैं भाई, अब क्या है, 88 इंटू 0.118 प्लस 30 इंटू 0.09 प्लस 100 इंटू 0.138 डिवाइडेड बाई 88 प्लस 30 प्लस 100, तो ये आ जाता है 12.3%। ठीक है, तकरीबन 12.33% मेरे पास बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर 2 पर अगर हम जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.33% है, और ऑप्शन नंबर 1 पर अगर हम जाते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 पर हमारा आंसर जो बन रहा था वो 11.37% था। तो हमें ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी बातें भी मैंने डिस्कस करी, और काइंडली इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर 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 दोबारा दोबारा करिएगा। इस PDF को भी देखिएगा और वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको बातें क्लियरली समझ में आ जाएं, और फिर आगे बढ़िएगा। और अगर कोई भी मसला हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।